हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम न्यूटन की थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और इससे प्रूफ करेंगे कि ये किस प्रकार से प्रूफ होती है। तो जानते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, हमसे बोले कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। जो फोर्स होता है वो अकेले नहीं लगता है। ठीक है, प्रकृति में ये जो फोर्सेस, जितने भी टाइप के फोर्सेस होते हैं वो अकेले नहीं लगते हैं। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। जो फोर्स होते हैं वो हमेशा पेयर के फॉर्म में लगते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। जब टू बॉडीज क्या करती हैं, म्यूचुअली इंट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, तब ये पेयर के फॉर्म में, जोड़े के फॉर्म में लगता है। अब कैसे लगता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि सपोज दैट हमारे पास टू बॉडीज हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली इंटरेक्ट, यानी आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, अब जब ये आपस में टकराएंगे तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी में कुछ फोर्स लगाएगी, और जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी पर कुछ फोर्स लगाएगी। सपोज दैट पहली बॉडी दूसरी बॉडी में F1 फोर्स लगा रही है, और जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी में F2 फोर्स लगा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जब ये म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दो फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये है हमारे, आपका एक F1 और दूसरा F2। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाए, यानी कि हम ऐसे परिकल्पना नहीं कर सकते, ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि F1 और F2 में से केवल एक फोर्स काम करेगा, दूसरा फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर टू बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं तो वहां पर दो फोर्स काम करेंगे कम से कम। ओके, आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हमसे बोले कि प्रत्येक एक्शन के लिए हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती ही है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन से कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो बॉडी है वो भी हम पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, सपोज दैट अगर हम किसी कार को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तो कार के थ्रू भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम पर लगेगा। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं तो हमारे जो पैर है और जो रोड है, ठीक है, उनके बीच भी इसी टाइप का एक रिलेशन होगा। यानी कि हम जो है जमीन को पीछे की ओर को धकेलेंगे, और जबकि जमीन हमें आगे की ओर को धकेलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से तैरते टाइम जब हम स्विमिंग करते हैं उस टाइम पर भी हम पानी को पीछे की ओर को धकेलते हैं, तब जाके हम आगे की ओर को बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ये कंक्लूजन निकलता है कि हमेशा जब टू बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो आपस में इंटरेक्ट करने पर जितना फोर्स पहली बॉडी दूसरी बॉडी में लगाती है उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगाती है। बस यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की चेंज होती है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यानी कि आगे देखें, इफ एफ ए बी इज द फोर्स एक्साइटेड ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी, एंड एफ बी ए इज द फोर्स एक्साइटेड ऑन बॉडी बी by body A, then by Newton's third law of motion FAB इक्वल टू माइनस FBA। यानी कहने का मतलब ये है कि FBA कौन सा फोर्स है, ये बॉडी ए पर लगने वाला फोर्स है बॉडी बी के थ्रू, और जो FBA फोर्स है वो बॉडी ए के थ्रू बॉडी बी पर लगने वाला फोर्स है। तो ये जो दोनों फोर्स होंगे आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि जो पहली बॉडी है उस पर लगने वाला फोर्स दूसरी बॉडी के थ्रू बराबर है जो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर लगा रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन आ रखा है, तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। ओके, आगे इसके प्रूफ की बात करते हैं। देखें प्रूफ किस प्रकार से करते हैं। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने टू बॉडीज ए और बी को कंसीडर किया और ये माना कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, लेट देम कोलॉइड सो दैट दे म्यूचुअली एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर।
हमने माना कि वो दोनों कोलाइड करते हैं यानी आपस में टकराते हैं। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो होता क्या है, एक एक्शन होगा तो और एक रिएक्शन होगा। आपस में टकराने के बाद वो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे या एक दूसरे में चिपक जाएंगे, मतलब कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर एक्शन भी होगी और रिएक्शन भी होगी। ओके, आगे देखें। ड्यू टू दिस देयर velocities will change and hence their linear momentum will also change। जब टू बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, तो अगर सपोज दैट पहली बॉडी u1 वेलोसिटी से जा रही है और दूसरी बॉडी u2 वेलोसिटी से आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जब ये आपस में टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी में चेंज होगा। यानी कि सपोज दैट पहले वाले की वेलोसिटी v1 हो जाती है और दूसरे वाले की वेलोसिटी v2 हो जाती है दूसरी बॉडी की। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इनकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से इनका जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पहले के कंपेयर में। ओके, जो पहले मोमेंटम था टकराने के बाद वैसा मोमेंटम नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। आगे बात करते हैं। लेट डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2 बी द चेंज इन लीनियर मोमेंटा ऑफ बॉडीज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब हमने माना कि जो डेल्टा P1 और डेल्टा P2 है ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है बॉडी ए और बॉडी बी के। तब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखें लीनियर मोमेंटम की जो कंजर्वेशन लॉ है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट इसको प्रूफ करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखें आगे। According to law of conservation of linear momentum, the net change in linear momentum of the system is zero। ठीक है, जो नेट चेंज आता है लीनियर मोमेंटम में, जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो आपस में इंटरेक्ट करने के बाद जो नेट चेंज होता है दोनों बॉडीज में, या फिर कोई सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं या बॉडीज हैं, वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करने के बाद जो लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है, नेट चेंज, नेट चेंज से कहने का मतलब है होल चेंज जो आ रहा है वो ऑलवेज क्या होता है, वो जीरो रहता है हमेशा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर टू बॉडीज हैं जिनके मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा P1 और डेल्टा P2 आ रहा है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, आपका जीरो होगा, यानी डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम डेल्टा P1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा माइनस डेल्टा P2। अब बोथ साइड में हम क्या करेंगे, बोथ साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा टी से डिवाइड करने पर हमें हमें क्या क्वांटिटी मिलेगी, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेल्टा टी है वो क्या है, टेंस टू जीरो, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जीरो के करीब है। तब ऐसी सिचुएशन में हम इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ पर ऐसा करने पर हमें मिलेगा क्या, ऐसा करने पर हमें मिल जाएगा फाइनली डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, और डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। ओके, तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि पहली बॉडी की के लीनियर मोमेंटम के चेंज का जो रेट है वो कितना है, इक्वल एंड अपोजिट है दूसरी बॉडी के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसके रेट के। ओके, तो हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास फोर्स ऑन ए और ये बन जाएगा हमारे पास फोर्स ऑन बी। तो यहाँ से पता ये चला कि ए के थ्रो जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स बी के थ्रो भी लगता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पर देखिए माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, कि ये दोनों फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, और यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि एफ बी ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ ए बी होगा। हैंस द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ से हमारी जो थर्ड लॉ थी वो प्रूफ होगी। ठीक है, थर्ड लॉ क्या थी, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट विच प्रूव्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो ये था आपका थर्ड लॉ का प्रूफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।